नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी माध्यम सरकारी स्कूलों के बाद अब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराने वाले कॉलेज भी खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन से अगले 10 दिनों में योजना का विस्तृत कार्य योजना पेश करने को कहा है। योजना है कि अगले शिक्षा सत्र से पहले प्रदेश के प्रमुख शहरों में कम से कम 10 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय शुरू किए जाएं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव का फैसला किया है। तय हुआ है कि प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय शुरू किए जाएंगे। पहले साल 10 कॉलेजों से यह शुरू होगा। अगले 3 सालों में सभी जिला मुख्यालयों में एक कॉलेज खोलने की बात कही जा रही है। अधिकारियों का कहना है, वर्तमान में राज्य में इंग्लिश मीडियम के शासकीय महाविद्यालय नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। इसकी वजह से विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। अब अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई के लिए कॉलेज खुल जाएगा तो स्वामी आत्मानंद स्कूलों में पढ़े बच्चों को बेहतर उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ARTO के 10,000 वर्ग फीट के महल जैसे मकान में ऐशो आराम के तमाम इंतजाम मिले हैं। EOW की टीम को ARTO संतोष पाल और उनकी क्लर्क पत्नी रेखा पाल की आय से 650% अधिक संपत्ति मिली है। इसके दस्तावेज और अन्य पहलुओं की टीम जांच कर रही है। EOW के छापे की भनक ARTO को पहले ही लग गई थी, इसलिए उन्होंने कुछ बेशकीमती सामान दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। जब टीम गुरुवार देर रात छापा मारने पहुंची तो रेखा पाल घर में नहीं थी। बता दें, रेखा पाल ARTO ऑफिस में ही क्लर्क हैं। आज सुबह भी EOW की टीम ने संतोष पाल के कई संपत्ति की छानबीन शुरू की। आज टीम को 16 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के जेवर मिले हैं। ARTO के शताब्दीपुरम स्थित घर में बेसमेंट के अलावा 3 माले भी हैं। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW को प्राप्त शिकायत का सत्यापन निरीक्षण स्वर्णजीत सिंह धामी से कराया गया है। EOW की टीम ने संतोष और उनकी पत्नी के नाम संपत्ति और आय से संबंधित दस्तावेज खंगालने शुरू किए हैं, जिसमें जांच टीम को कई चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी है। बैंक खातों का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संतोष पाल कुछ बैंक खातों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब टीम ने प्रमाण के साथ पूछताछ शुरू की तो संतोष को उन खातों की सही जानकारी मुहैया करने पर मजबूर होना पड़ा। पति पत्नी के अलावा परिवार के कई लोगों के नाम लाखों रुपए बैंक डिपॉजिट होने की आशंका है, जिसके बारे में जांच टीम जानकारी जुटा रही है। ARTO संतोष पाल के शताब्दीपुरम में स्थित बेसमेंट वाले 3 मंजिला आलीशान घर में सारा सामान लग्जरी है। घर में लिफ्ट से लेकर महंगी शराब रखने का वुडन केस, गार्डन, स्विमिंग पूल, झूमर सहित बेहद कीमती सामान मिला है। वहीं आज ARTO के बैंक लॉकर बैंक खातों के बारे में भी खुलासा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक ARTO संतोष पाल को छापे की भनक पहले ही लग चुकी थी। इसके बाद ARTO कुछ लग्जरी सामान को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा था। इसी कारण EOW की 30 सदस्यों की टीम को देर रात छापामार कार्यवाही करनी पड़ी। हालांकि कौन सा सामान कहां भेजा गया है, इसकी जानकारी भी EOW की टीम जुटा रही है। प्रभारी RTO के तौर पर संतोष पाल और उनकी पत्नी रेखा पाल की कई सालों से जबलपुर में ही पोस्टिंग है। जानकार बताते हैं कि दोनों इतने रसूखदार हैं कि इन्हें जबलपुर के दफ्तर से कोई हिला ना सका। भोपाल मुख्यालय से कई बार संतोष पाल के तबादले के आदेश जारी होते होते रुक गए। बताया जाता है कि काली कमाई के कुबेर इस अफसर की लोकल लेवल से लेकर भोपाल दिल्ली तक राजनीतिक पहुंच थी, जिसका फायदा उन्हें अपनी नौकरी में भी भरपूर मिलता गया। एक जगह पोस्टिंग फिर पद पर रहते हुए काले पीले कारनामों के आरोप में संतोष पाल लंबे वक्त से घिरे हुए थे। आम लोगों को धौंस दिखाते उनके वायरल वीडियो खूब सुर्खियों में है। पिछले दिनों दूसरे राज्य के बीजेपी के बड़े नेता की गाड़ी पकड़ने के मामले में भी विभाग की जमकर किरकिरी हुई थी। इसके अलावा जबलपुर में धीरज कुकरेजा व स्वप्निल सराफ के द्वारा विशेष न्यायालय लोकायुक्त में आय से अधिक संपत्ति मामले में परिवाद भी दायर किया गया है। EOW की टीम को आरोपी संतोष और उनकी पत्नी के नाम आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिली थी, जिसका सत्यापन कराने पर वैध कार्यवाही और खर्च की तुलना में लगभग 650 गुना ज्यादा संपत्ति का पता चला है, जिसके बाद दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर संपत्ति की जांच की जा रही है। अभी तक करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।
दुर्ग जिले की नगर पालिका परिषद अहिवारा वार्ड 11 की कांग्रेस पार्षद पूर्णिमा अमित दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक व मंत्री गुरु रुद्र कुमार और नगर पालिका के सीएमओ को अपना त्यागपत्र सौंपा है। मंत्री को दिए त्यागपत्र में महिला पार्षद पूर्णिमा दास ने पार्टी की रीति और नीति पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि जो लोग पार्टी के हित के लिए कार्य कर रहे हैं उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है और जो लोग विरोधी कार्य कर रहे हैं उन्हें बैनर पोस्टर में स्थान दिया जा रहा है। पार्षद पूर्णिमा दास ने मंत्री को दिए इस्तीफे में लिखा है कि अहिवारा क्षेत्र में पार्टी के कुछ लोगों की गलत रीति नीतियों से वे आहत हैं। वो लगातार नगर पालिका परिषद अहिवारा में 2 बार कांग्रेस से पार्षद बन चुकी हैं। उनके पति अमित दास भी कांग्रेस से पार्षद रह चुके हैं। इसके बाद भी पार्टी के कुछ लोग मौका परस्त लोग उनसे द्वेष की भावना रखते हुए अपमानित करते आ रहे हैं। महिला पार्षद का कहना है कि नगर पालिका परिषद अहिवारा चुनाव के दौरान उन्होंने ऐसे कुछ लोगों के खिलाफ मौखिक शिकायत की थी, इसके चलते वे लोग ऐसा कर रहे हैं। पूर्णिमा ने आरोप लगाया है कि लोगों के पार्टी विरोधी कार्य के चलते पार्टी नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सीट हार गई है। उन्होंने हार का कारण और समीक्षा करने की बात कही है, लेकिन आज तक समीक्षा नहीं होना एक गंभीर विषय है। ऐसे लोग खुलेआम पार्टी विपरीत जाकर कार्य करके इनाम के तौर पर पार्टी के उच्च पदों पर आसीन है। वहीं पार्टी हित में काम करने की वजह से उन्हें संगठन में किसी पद की जवाबदारी नहीं दी गई है। पार्षद पूर्णिमा दास ने आरोप लगाया है कि पार्टी के नगर अध्यक्ष ने लगातार संगठन के कई कार्यक्रमों में उनकी उपेक्षा की है। जो लोग पार्टी विपरीत कार्य में संलिप्त होने के कारण पार्टी से निष्कासित हैं, उनका फोटो पार्टी के फ्लैक्स में लगाया जा रहा है। ऐसा करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं? वार्ड 11 में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान भी संगठन अध्यक्ष ने उनकी उपेक्षा की है। इससे मेरे वार्ड के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। महिला पार्षद का आरोप है कि उसने लगातार इन सभी विषयों की शिकायत संगठन के उच्च पदाधिकारियों के समक्ष रखी है। इसके बाद भी उन लोगों ने इस मुद्दे पर कोई विचार नहीं किया है। इसलिए वह अपने सम्मान की रक्षा के लिए पार्टी संगठन और जनता की इज्जत के लिए पार्षद पद से इस्तीफा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के प्रथम नगर आगमन व भाजपा कार्यालय पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। शहर के विभिन्न चौकों में स्वागत के पश्चात भाजपा कार्यालय पहुंचने पर भव्य आतिशबाजी और पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया गया। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने भाजपा कार्यालय में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का तिलक लगाकर और शाल व श्रीफल भेंट करते हुए उनका कार्यालय में प्रवेश कराया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने भारत माता व भारतीय जनता पार्टी के जयकारे लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा की कमान नवनियुक्त अध्यक्ष अरुण साव के हाथों में आने से दुर्ग जिले के भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, जिन्हें उम्मीद है कि प्रदेश भाजपा की कमान अरुण साव के हाथों में आने से भाजपा को और भी मजबूती मिलेगी। भाजपा कार्यकर्ताओं में नवनियुक्त अध्यक्ष को लेकर बंधी उनकी उम्मीद को समझने इंडियन न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से विशेष चर्चा की और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उनके विचारों को जानने का प्रयास भी किया। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नगर आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त हम मालवीय चौक पर उपलब्ध हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अरुण साव जी के स्वागत के लिए यहां खड़े हुए हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे कि अरुण साव जी के शामिल होने पे, अध्यक्ष बनने पर इन्हें किस तरह के क्या उम्मीदें हैं। अरुण साव जी अध्यक्ष बने, क्या उम्मीदें? देखिए, हमारा प्रदेश का अध्यक्ष नया अभी अरुण साव जी को बनाया गया है, पार्टी के द्वारा उसको नेता चुना गया है। आज उनका प्रथम आगमन हमारे दुर्ग जिले में हो रहा है और उसके शुभ आगमन में हम लोग स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और ऐसा हमारा प्रदेश का अध्यक्ष बना है जिसके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में परिवर्तन होगा, ऐसा सोचकर हम लोग आगे चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। अरुण साव जी जो बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, क्या अरुण साव जी एक जमीनी कार्यकर्ता से लेकर और सांसद बनने के बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो निश्चित तौर से पूरे प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर है और उनसे उम्मीद है और हमें विश्वास भी है कि वो हमारे कार्यकर्ताओं के उम्मीदों पे खरा उतरेंगे और आगे चल के हम जो है भारतीय जनता पार्टी का ध्वज जो है वो पूरे प्रदेश में फहराएंगे। आगामी वर्ष चुनावी वर्ष है, किस तरह से देखते हैं अरुण साहू जी के नेतृत्व को? निश्चित तौर पे अरुण साहू जी संगठन के शिल्पी हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उन्होंने अपनी राजनीति चालू किया और एक बिलासपुर में हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे, भारतीय जनता पार्टी के भी वो एडवोकेट रहे और उसके हिसाब से संगठन की पूरी जानकारी उनको है और वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से वर्तमान में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति पद द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी वर्ग से दिया और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग से जो प्रदेश बना है, आने वाला समय 2023 में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अरुण साहू जी से उम्मीदें काफी हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं अरुण साहू जी, प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या उम्मीद? देखिए, आदरणीय अरुण साहू जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ का माहौल बदल जाएगा। पूरे कार्यकर्ता ऊर्जा हो गए हैं और ऊर्जावान होने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में पूरा उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और पूरे छत्तीसगढ़ का दशा और दिशा बदल जाएगा। अरुण साहू जी के बनने से दुर्ग जिले की राजनीति में कितना परिवर्तन? निश्चित रूप से दुर्ग जिले की राजनीति में बहुत ही परिवर्तन आएगा। दुर्ग जिला पिछड़ा बहुल क्षेत्र है और साहू बहुल क्षेत्र है यहाँ पर और लगातार उसके बनने के बाद से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि दुर्ग जिला में जो जितने भी सीट है विधानसभा की वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगा। अरुण भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। स्वागत है अध्यक्ष जी का, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है अध्यक्ष जी का, स्वागत है। किस तरह का प्रयास होगा आपका? निश्चित रूप से ये जोश जो कार्यकर्ताओं का उत्साह दिख रहा है और निश्चित रूप से 2023 में कमल खिलाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे और 2023 में कमल खिलाएंगे। भिलाई का चुनाव 2 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हुआ है। आगे चल के देखेंगे उसमें क्या हो सकता है। आगे चल के जहां पर भी आवश्यकता होगी उस प्रकार से योजना बना के काम करेंगे। अरुण साहू जी ने कहा कि जो भी उनका प्रयास होगा, आगामी 2023 का जो चुनाव होगा उसमें भाजपा कार्यकर्ता पूरे जोश और उमंग के साथ इस चुनावी में हिस्सा लेंगे और जीत दर्ज करेंगे। इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन सन्नी के साथ मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर दुर्ग भाजपा मंडल व भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय का घेराव किया, जिसमें जिले के समस्त वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत दुर्ग में भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा दुर्ग तहसील कार्यालय का घेराव किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता शहीद चौक में रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचे और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान तहसील कार्यालय के मुख्य गेट पर तैनात पुलिस बल भारतीय जनता युवा मोर्चा के आक्रोश को नहीं रोक पाई और भाजपा कार्यकर्ता गेट के अंदर दाखिल हो गए और मुख्य द्वार पर जाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिर दुर्ग एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। देखिए, जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार है उन्होंने अपने चुनाव से पहले जन घोषणा पत्र में युवाओं से एक बहुत बड़ा वादा किया था, जिससे काफ़ी युवा प्रभावित थे। उन्होंने पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों से वादा किया था कि उनकी सरकार आएगी तो 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन आज सरकार को आए 4 वर्ष बीत गए हैं, तो इस बेरोजगारी मुद्दे पर लेकर, इस बेरोजगारी भत्ता को लेकर सरकार ने कोई पहल नहीं की है और प्रदेश का युवा बेरोजगार घूम रहा है। और सरकार ने जो रोजगार देने के आंकड़े पेश किए थे वो आंकड़े भी पूर्णतः झूठ है। 5 लाख 6 लाख उन्होंने रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन विधानसभा में इस विषय पर प्रश्न उठा और जब इस विषय की जांच हुई तो मात्र 20,000 लोगों को इस सरकार ने रोजगार दिया है। इन सब विषय को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज दुर्ग के एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया है और 2500 रुपये जो उन्होंने वादा किया था उस वादा को पूर्ण करने के लिए राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। और अगर ये सरकार
इस वादे को पूरा नहीं करती है तो युवा मोर्चा अब सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए उतर चुकी है और 2023 के चुनाव में निश्चित ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा प्रदेश के युवाओं को जगाकर इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए तैयार है। बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा किए गए इस प्रदर्शन में जिला भाजपा के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इंडियन न्यूज के लिए दुर्ग से वीडियो जर्नलिस्ट सन्नी के साथ सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। तो वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिएगा आप इंडियन न्यूज के साथ, खबरें अभी बाकी हैं। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। दुर्ग जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद से लगातार जन समस्याएं उभरकर सामने आ रही हैं। शहर में व्याप्त इन्हीं समस्याओं को लेकर इंडियन न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र ठाकुर ने दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा से विशेष चर्चा की और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को जानने का प्रयास भी किया। बारिश का मौसम शुरू होते ही दुर्ग शहर में कई समस्याओं ने भी जन्म ले लिया है, जिसे लेकर दुर्ग शहर विधायक लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहर विधायक अरुण वोरा जी। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे सर, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिस तरह से सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, शहर में बड़ी समस्याएं दिखाई देने लगी, उसे लेकर। देखिए, शहरवासियों को शासन की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाए जा सके, इसलिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। आज मैंने नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ली है सर्किट हाउस में और पूरे विकास कार्यों की समीक्षा की है और हमने इस बात की हिदायत दी है कहीं भी कोई समस्या हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। मसलन सड़कों में गड्ढे, बिजली का स्ट्रीट लाइट का बंद होना और पीने के पानी की समस्या, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति में निरंतरता बनाए रखें। इसमें बराबर निगम के अधिकारी धरातल पर जाकर मॉनिटरिंग करें। गड्ढों की भराई का अभियान प्रारंभ करें क्योंकि बरसात में बहुत सी जगह गड्ढे हो गए, दुर्घटनाएं भी हुई है। पीने के पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, उसको भी उसका परमानेंट उसका सॉल्यूशन निकाले ताकि लोगों को पीने के पानी की समस्या न हो। साथ ही स्ट्रीट लाइट के लिए भी मैंने कहा है कि गौरव पथ में और ये आपके साइंस कॉलेज के पास और इस रोड में जो आपके मिनी माता से लेकर नेहरू नगर तक, इनमें जो खंभे तो लगा दिए गए हैं लेकिन लाइट भी लग गई है, उसको जल्दी चालू करें। और आज मैंने विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से भी चर्चा की है और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी इस लाइट को, हमने कहा कि गणेश पर्व के पूर्व इसे प्रारंभ कर दें। सड़क चौड़ीकरण का कार्य, जैसे आपने मुख्य मार्ग की बात करी है जो भिलाई की तरफ से मिनी माता चौक तक जाता है, तो इसके ये मतलब जो डामरीकरण का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा, लोगों को चौड़ी सड़कें कब तक मिल पाएंगी? बरसात से पूर्व डामरीकरण का कार्य प्रारंभ था और बरसात के बाद ये डामरीकरण का कार्य पूरा करा लिया जाएगा और जो बरसात में जो कार्य संपादित किए जा सकते हैं उन कार्यों को हमने कहा है। साथ ही मैंने कमिश्नर को इस बात को कहा है कि सारे कार्यों की एक योजनाएं बनाएं और किन किन योजना में राशि अटकी हुई है उसका एक प्रस्ताव तैयार करें और प्रस्ताव के बाद हम मंत्रालय में जाएंगे, अधिकारियों से चर्चा करेंगे। जैसे ठगड़ा बांध, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका शहर के 11 जो तालाब है, शहर के जो तालाब हैं उसमें 9 तालाबों के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए की राशि का प्रशासकीय स्वीकृति मिली थी, लेकिन कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है, राशि का आवंटन नहीं हो पाया है। दूसरा, इंदिरा मार्केट
इंदिरा मार्केट की स्थिति भी काफ़ी जर्जर हो गई है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। उसके लिए 2 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था और यही सारी बातों को लेकर हम मंत्रालय जाएंगे और अधिकारियों से चर्चा करेंगे, इन कार्यों को जल्दी से जल्दी प्रारंभ करें। तो जिस तरह से अभी बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई और कई लोग बेघर हुए और उनकी परेशानियां रहीं, उसको लेकर क्या प्रयास हुआ? देखिए, बाढ़ की जो विभीषिका शिवनाथ का नदी का जो तांडव दिखलाई दिया इस बार रौद्र रूप, ये लगभग 20-22 वर्षों के बाद दिखा और तटीय शिवनाथ नदी के तट पर रहने वाले लगभग 22 परिवार इससे प्रभावित हुए पुलगांव के। उनके लिए हमने कहा है कि इनका पूरा मुआवजा प्रकरण बनाया जाए, इनके खाने पीने की व्यवस्था किया जाए। जब मैं पहुंचा पहले दिन, जब ये तांडव प्रारंभ हुआ था शिवनाथ का, तब उन्होंने बताया कि हम रात भर नहीं सो सके हैं, खाना नहीं खाए हम, और जिसके कारण हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई। तो मैंने तत्काल जिलाधीश से कहा कि भाई इनके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनके रहने के लिए खाने पीने की व्यवस्था हुई, प्लस मेडिकल कैंप भी लगाया गया और मुआवजा प्रकरण हमने बनवाया है पूरा प्रशासन से कह के कि 22 परिवारों को मुआवजा प्रकरण बनाया जाए और उन्हें उनकी जो क्षति हुई है, क्योंकि उनकी जमा पूंजी सब पानी में बह गई, पूरा राशन बह गया, जो पलंग, जो उनका जो दैनिक जो हमारी आवश्यकता होती है, वो सारे सामान तो पानी में बह गए। अब घर रहने की स्थिति में नहीं, अगर मैंने स्वयं जाकर देखा है, घर में रहा नहीं जा सकता। उसके लिए उचित राशि की व्यवस्था जिलाधीश महोदय प्रशासन के माध्यम से करवाए, इस बात का निर्देश हमने दिया है। ये जो ब्रिज जो धंसा है, उसके लिए क्या जवाबदारी सुनिश्चित होगी? देखिए, इस ब्रिज का स्वीकृति जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो हमने मोतीलाल वोरा जी की पहल पर कमलनाथ जी से इसकी स्वीकृति दिलवाई थी और उस वक्त यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। स्वीकृति कांग्रेस के समय मिली, निर्माण कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। निर्माण की क्या स्थिति है आपने देखा होगा कि इस बारिश में ये पुल जो धसक गया, लगभग 15 फीट गड्ढा हुआ है। अगर कोई गाड़ी वहाँ से जाती तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। बाढ़ के बाद ये दूसरी विभीषिका हमारे सामने आती। तो मैंने कहा है कि पूरे पुल के निर्माण कार्य की जाँच कराई जाए और जो दोषी अधिकारी है और कॉन्ट्रैक्टर जो भी रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम, उन पर सब पर जवाबदेही तय होनी चाहिए और पहले तो पुल का निर्माण मजबूती से किया जाए, इस बात को हमने कहा है। साथ ही हमने कहा है कि जितने भी शहर में पुल है, जैसे धमदा नाका 40 साल पुराना हो गया, जर्जर हो गया, वाई शेप ब्रिज और ये आपका ठगड़ा बांध के बाद, तो यहाँ पर सतत रूप से मॉनिटरिंग की जाए ताकि कहीं दुर्घटना ना हो और जहाँ पर कोई कमी बेसी है तो उसको अधिकारी स्थल पर जाकर उसे दूर करें। तो बरसात आई और बरसात के बाद से जो कमियां दिखाई दी, उसके बाद से शहर विधायक अरुण वोरा लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। इंडियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन सन्नी के साथ मैं हूँ सुरेंद्र ठाकुर। नई दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव बीते रात से बार बार दिल का दौरा पड़ने से उनकी हालत पहले से ज्यादा गंभीर होने पर उनके समर्थक मंदिर मस्जिदों में मत्था टेकवा मंत्र जाप कर जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत बुधवार देर रात से बार बार दिल के दौरे पड़ने के कारण एक बार फिर से गंभीर हो गई है, जिसे देखने उनके परिवार के सदस्य व कई रिश्तेदारों सहित समर्थक नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए रिश्तेदार व समर्थक भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कानपुर में राजू के स्वास्थ्य के लिए उनके चहेतों ने हवन पूजन किया है, वहीं कईयों ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराया है। राजू श्रीवास्तव के लिए दवा के साथ अब दुआओं का भी सहारा लिया जा रहा है। 4 दिन पहले सिंगर कैलाश खेर ने भी 21 संतों से महामृत्युंजय मंत्र जाप कराने की सलाह दी थी, जिसके बाद काशी विश्वनाथ धाम और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो रहा है। परिवार भी अब धार्मिक आस्थाओं के साथ राजू की अच्छी सेहत के लिए कोशिश कर रहे हैं। पुजारी धर्मेंद्र कृष्णा महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर कॉमेडियन को अकाल मृत्यु से बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टरों ने सीटी स्कैन के बाद उनके दिमाग के एक हिस्से में सूजन पाई है, जो चिंताजनक है। उनके बड़े भाई सीपी श्रीवास्तव की माने तो राजू को पिछले 4 दिनों से बुखार आ रहा था। बुधवार की शाम उन्हें राहत मिली थी। आंखों के रेटिना में मूवमेंट को डॉक्टर्स अच्छा संकेत मान रहे थे। उनको रविवार तक 20% ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। मंगलवार को इसको 10% और कम कर दिया गया। अब एक बार फिर हालत बिगड़ने से परिजनों में चिंता बढ़ गई है।
बेमेतरा जिला में शहर सहित कई गांवों में 19 अगस्त को धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जिसे शांतिपूर्वक मनाने के लिए कलेक्टर ने पशु वध व मांस बिक्री पर रोक लगाई है। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धमतरी अंचल में उत्साह पूर्वक मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी कई सामाजिक संगठनों ने पूरी कर ली है। इस पर्व पर चौक चौराहों पर दही लूट के साथ कई धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे। जिला प्रशासन ने भी कृष्ण जन्माष्टमी को शांति व सौहार्दपूर्वक मनाने के लिए जिले भर में पशु वध व मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। बताया जा रहा है कि यदुवंशी समाज ने इस दिवस पशु वध व मांस बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी। रायगढ़ जिले में इस बार गणेश चतुर्थी के दिन 31 अगस्त को 10 दिवसीय चक्रधर समारोह नहीं हो पाएगा, जिसकी मुख्य वजह कोरोना, स्वाइन फ्लू और बाढ़ को बताया जा रहा है। प्रशासन ने आयोजन पर असहमति की मुहर लगाते हुए समारोह को आगामी नवंबर में कराने की स्वीकृति दी है। कलेक्ट्रेट के सभागृह में नागरिक, कलाकार तथा पत्रकारों के साथ साथ चक्रधर समारोह आयोजन समिति की बैठक हुई, जिसे कोरोना संक्रमण व बाढ़ का हवाला देते हुए आगामी नवंबर माह तक टाल दिया गया है। बैठक में निगम की नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी ने प्रशासनिक अधिकारियों पर जानबूझकर देर किए जाने का आरोप लगाया। वहीं विधायक प्रकाश नायक ने बेकाबू बाढ़ को देखते हुए स्थगित करने पर जोर दिया है। छत्तीसगढ़ और पूरा भारतवर्ष में चक्रधर समारोह की अपनी एक पहचान है और ये पहला कार्यक्रम है सर, जिसमें स्थानीय कलाकार, क्षेत्रीय कलाकार, राष्ट्रीय कलाकार और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार ने भी शिरकत की और ये आयोजन बहुत अच्छे और गरिमामय हो, इसके संबंध में जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया था तब जिला प्रशासन की तरफ से ये हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि हम राज्य शासन के बाद इस बात को अवगत कराएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि पूरा सदन को आज मालूम चल जाए कि राज्य शासन ने इस विषय में क्या अपनी राय प्रकट की है। फिर हम लोग तो सब यहाँ पर बैठे हुए, हम लोगों को तो इस आयोजन को करना है और भव्य करना है और बड़ी गरिमा में करना है। और ये अकेला ये आयोजन है सर, जो किसी भी प्रकार से किसी भी दलगत राजनीति से ये नहीं है, सबसे ऊपर उठ इस आयोजन का होता है। और इसकी स्वस्थ परंपरा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यदि उद्घाटन में आते हैं तो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय इसके समापन में आते हैं। इसलिए इसमें कहीं पर भी कोई विवाद नहीं है। दीपक पांडे जी ने भी जो बात बोली है, सबको सूचना मिलनी चाहिए और हम लोग तो अपने हाल की सूचना में, अपने इष्ट मित्रों की सूचना में आ गए हैं, हम लोगों को भी सूचना नहीं है दीपक भाई। सरगुजा के एकमात्र मेडिकल कॉलेज में कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए डाकघर में आवेदन जमा करने वाले शिक्षित बेरोजगार युवाओं की लंबी कतार देखी जा रही है। लंबे अरसे के बाद सरगुजा के मेडिकल कॉलेज में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के करीब 422 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ हुई है, जिसके लिए अंबिकापुर शहर के मुख्य डाकघर शाखा में हजारों बेरोजगार युवक युवतियां घंटों उमस भरी गर्मी के बीच कतार में खड़े होकर आवेदन जमा करने पहुंचे थे। बेरोजगार युवकों की लंबी कतार से डाकघर के पास से गुजरने वाली सड़कों पर यातायात जाम हो गया। साथ ही भीड़ भाड़ होने से डाक विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी कड़ी मेहनत करते दिखाई दे रहे थे। बहुत समय से खड़े हुए हैं, अभी तक लाइन बहुत लंबा है और हम लोग को यहाँ पे काफ़ी समय हो गया, अभी तक जमा नहीं कर पाए हैं अपना फॉर्म को। तो वक्त आ चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए आप इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। कोरबा जिले के
कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज में हाथी के दल ने वनवासी कृषक की जान ले ली। सामना होते ही कृषक जब तक कुछ समझ पाता कि गुस्साए हाथियों ने पैरों से कृषक को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हाथियों का दल कल सुबह कोरबा जिले के ग्राम पंचायत चंद्रोटी के कटेलपारा में पहुंचकर मकानों को तोड़ रहे थे, जिसकी सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। हाथियों को जंगल की ओर भगाने के दौरान एक गुस्साए दंतैल हाथी ने कटेलपारा निवासी श्यामलाल को दौड़ाकर पटक दिया, जिसकी मौके पर मौत हो गई। इस हादसे के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही पसान वन परिक्षेत्र अधिकारी रंजीत चौहान ने मृतक के परिजनों को 25,000 की सहायता राशि प्रदान की है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से निकले एक अजगर ने एक जंगली सियार को निगल लिया, जिसे देख ग्रामीण दहशत में आ गए। ग्रामीणों की सूचना पाते ही मौके पर वन विभाग की टीम ने 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद अजगर को पकड़ लिया। नरसिंहपुर के गोटे गांव के देवनगर पुराना के किसान गेंदालाल रजक के मक्के के खेत में 10 फीट लंबे अजगर ने एक जंगली सियार का शिकार करते हुए उसे निकाल लिया था। वन विभाग की टीम ने लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर इस अजगर को पकड़ा और पास के जंगल में छोड़ाए। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत बालोद पुलिस ने गुमी मोबाइल बरामद की है, जिसे मोबाइल धारकों को सुपुर्द कर दिया गया है। अपने मोबाइल को प्राप्त करते ही धारकों ने पुलिस विभाग को धन्यवाद ज्ञापित किया है। बालोद जिला के विभिन्न थानों व चौकियों में मोबाइल गुम होने की सैकड़ों शिकायतें मिली थी, जिसे साइबर पुलिस ने कुछ महीनों में ढूंढ निकाला। विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस व साइबर पुलिस के जवानों ने गुमी 102 गुम मोबाइल को बरामद कर लिया है, जिसे उसके वास्तविक मालिकों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बुलाकर सौंप दिया गया है। बरामद मोबाइलों की बाजार की कीमत लगभग 12 लाख आंकी गई है। गुम मोबाइल मिलने की उम्मीद छोड़ चुके धारकों ने दोबारा मोबाइल मिलने के बाद खुशी जाहिर कर पुलिस विभाग को साधुवाद दिया है। ये मोबाइल जो गुमशुदा मोबाइल हैं, करीब 437 मोबाइल अभी तक हम लोग ढूंढ चुके हैं, जिसमें आज उसी क्रम में 102 मोबाइल के बरामदगी और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसमें जितने भी जो कहीं खो जाते हैं, जिसकी गुमशुदगी दर्ज की जाती है, उस पर से लगभग 3-4 राज्यों से, हैदराबाद, बिहार, उड़ीसा एवं अलग अलग ज़िलों से ये मोबाइल बरामद किए गए हैं और जिनके भी ये गुम हुए हैं उनको आज यहाँ प्रदान किया गया है। इसमें साइबर की टीम, क्राइम की टीम और ज़िले के सभी थाने के जो टीम है, उन्होंने काफ़ी सहयोग से, उन्होंने टीम वर्क से 102 मोबाइल लगभग इन्होंने ढूंढा है और उसको आज हम लोग सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी सर, मेरा तीसरे महीने में 4 तारीख को मोबाइल गुम गया था और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं हमारे पुलिस वालों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो मेरी स्थिति ख़राब थी उसके बावजूद भी मेरा मोबाइल मिला। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं हमारे कानून पुलिस व्यवस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। गुरुवार की दोपहर को भिलाई 3 में बड़ा हादसा हो गया, जहां स्कूल से लौट रही छात्रा को मिक्सचर मशीन ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 14 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। भिलाई 3 4 लेन पर गुरुवार दोपहर 12 बजे के आसपास यह हादसा हुआ। BMY उर्ला गांव निवासी महेंद्र साहू की 14 वर्षीय बेटी खुशी साहू स्कूल की छुट्टी होने के बाद रोज की तरह साइकिल से अपने घर जा रही थी। इस दौरान वह 4 लेन पर उर्ला दुख संघ के पास बने क्रॉसिंग से पार हो रही थी, तभी दूसरी ओर से मिक्सचर मशीन वाहन ने ठोकर मार दी। इस हादसे में जंजगिरी के सरकारी स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्रा खुशी साहू की मौके पर ही मौत हो गई। इस सड़क हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने 4 लेन पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस की माने तो जिस मिक्सचर मशीन की ठोकर से हादसा हुआ वह 4 लेन पर बन रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य में लगा हुआ था। भीड़ को नियंत्रित करने घटनास्थल पर CSP छावनी कौशलेंद्र पटेल, CSP भिलाई नगर नसर सिद्दीकी, भिलाई 3 TI मनीष शर्मा, कुम्हारी TI PD चंद्रा सहित SDM व तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे थे। इन सभी के समझाने के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। इंडियन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।